हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जिसको हम प्यार से जीएस स्कोर भी कहते हैं। और उसमें लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम उसकी की फीचर्स समझेंगे क्या होते हैं। ओके, सो एक बार देख लेते हैं कि हमारा क्या चल रहा है। हम कर रहे थे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, जो हमारा ब्रॉड टॉपिक है। उसमें नॉर्मेटिव एथिक्स और ये सब कुछ हम कर चुके हैं, और अभी हमारा चल रहा है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। तो चलो, आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम यहाँ नहीं स्पेंड करेंगे। बट हर बार की तरह लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे वही छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दो। तो की फीचर्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, एक एक करके इनको देखते हैं। तो सबसे पहला है कि इट इज एम्पेरिकल इन नेचर। ओके, एम्पेरिकल मींस एविडेंस बेस्ड एथिक्स। क्या मतलब हुआ इसका? तो ये इसका सबसे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का, वो ये कि ये एम्पेरिकल है। तो ये जो वर्ड होता है एम्पेरिकल, इसका मतलब होता है ऐसी नॉलेज जो हमको ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, सर्वे, एक्सपेरिमेंट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इन सब चीजों के थ्रू मिली हो, या और कोई ऐसे मेथड्स इसमें यूज किए गए हों जो साइंटिफिक रिसर्च में यूज होते हैं, रादर देन कि आप आर्म चेयर क्रिटिक की तरह बैठ के फिलोसॉफिकल रीजनिंग लगा के कि अच्छा ऐसा होता है तो ऐसा होता होगा, और अपनी थीसिस लिख दो। नहीं, यहाँ पे आप एक्चुअल में ऑब्जर्व करते हो लोगों को, उनसे बात करते हो, आप सर्वेज कंडक्ट करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, जैसे हमने कोलबर्ग की स्टडी में पढ़ा था। और फिर आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हो, आप उनको रिकॉर्ड करते हो। तो नॉर्मेटिव एथिक्स में क्या होता है, इसमें नॉर्मेटिव एथिक्स जो होती है उसमें हम बैठ के अज्यूम करते हैं, बट डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है ये ऐसा नहीं कहती कि लोगों को क्या करना चाहिए, ये बैठ के अज्यूम नहीं करती। इंस्टेड ये रियल डेटा के बेसिस पे ये बताती है हमको कि लोग एक्चुअल में क्या बिलीव करते हैं, किन चीजों को वैल्यू करते हैं और क्या वो प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके जो कंक्लूजन होते हैं, वंस अगेन वो एविडेंस पे बेस्ड होते हैं, जो कि रियल पीपल लिविंग इन रियल सोसाइटीज वहां से कलेक्ट किया गया होता है। ओके, सो देयरफॉर डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के जो वर्किंग का तरीका है वो सोशल साइंसेस से ज्यादा मैच करता है रादर देन फिलॉसफी। यानी कि आप बैठ के अज्यूम नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअल में ग्राउंड पे डेटा कलेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देना चाहती है। वो चाहते हैं कि ज्यादा लोग अपने ऑर्गन्स डोनेट करें, मतलब अपनी बॉडी डेथ के बाद अपने ऑर्गन्स डोनेट कर दें। तो अब जो आर्म चेयर फिलोसफर होगा ना, वो तो कह देगा कि देखो सेविंग लाइव्स इज मॉरली राइट, इसलिए सबको ऑर्गन्स डोनेट करने चाहिए। बट ये एक नॉर्मेटिव अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो शुड आ गया, करने चाहिए। ओके, ये ग्राउंड की रियलिटीज को नहीं देख रहा कि भाई क्या हो रहा है, लोग क्यों नहीं कर रहे। ये तो सबको पता है ना कि अच्छी बात है, जीवन बचाना अच्छी बात है, किसी की जान बच जाए, किसी का परिवार बच जाए, बट फिर भी लोग नहीं कर रहे हैं। तो पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको पहले ये समझना पड़ेगा, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि लोग ऑर्गन डोनेट करने में इतना हिचकिचाते क्यों हैं। तो अब ये पता करने के लिए आप बैठ के अज्यूम नहीं कर सकते फिलोसफर की तरह, आपको एक रियल सोशल साइंटिस्ट की तरह ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। आपको फैमिलीज के सर्वे कंडक्ट करने पड़ेंगे, आपको डॉक्टर्स के इंटरव्यू लेने पड़ेंगे, आपको रिलीजियस लीडर्स से बातें करनी पड़ेंगी, आपको हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के को एनालाइज करना पड़ेगा और रीजनल कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। और उसके बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स डिस्कवर करोगे कि क्यों लोग ऑर्गन डोनेट नहीं करना चाहते। तो बहुत सारे रिलीजन्स ऐसे हैं जहां पे उनकी ट्रेडिशंस वायलेट होती हैं। अगर वो ऑर्गन डोनेट करते हैं तो उनको लगता है कि आफ्टर लाइफ में फिर उन वो उस ऑर्गन के बिना रहेंगे, सो दैट्स व्हाई दे डोंट। कुछ लोगों को डर लगता है कि अगर मैं पहले ही ये डिक्लेयर कर दूंगा कि मेरे मरने के बाद मेरे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए जाएं, तो इन केस मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, कोई सीरियस बीमारी होती है, तो जो डॉक्टर्स हैं दे विल नॉट ट्राई हार्ड टू सेव माई लाइफ। फिर कुछ लोगों में अवेयरनेस ही नहीं होती डोनेशन प्रोसेस की, एंड उसके ऑपोजिट, उसके कंट्रास्ट में जो यंगर एजुकेटेड अर्बन पॉपुलेशंस हैं वो ऑर्गन डोनेशन की तरफ ज्यादा सपोर्टिव है एज कंपेयर टू ओल्डर रूरल पॉपुलेशंस। बट ये सब डेटा कलेक्ट करने के बाद, ऑब्जर्वेशंस पे पहुंचने के बाद, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है वो ये नहीं डिसाइड करती कि कौन सा बिलीफ जो है वो सही है, कौन सा गलत है। ओके, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये कोई भी उस पे अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नहीं लगाएगी।
ये सिंपली उसको एक्यूरेटली रिकॉर्ड करेगी और एक्सप्लेन करेगी कि वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं। और एक बार आपके पास ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई, तो उसके बाद जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इन बिलीफ्स को समझ के अपनी अवेयरनेस कैंपेन्स को डिजाइन कर सकते हैं, पब्लिक ट्रस्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी पॉलिसी को रिफॉर्म कर सकते हैं। देन सेकंड, इट इज वैल्यू न्यूट्रल, यानी कि नॉन जजमेंटल। क्या मतलब हुआ कि डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है वो एक वैल्यू न्यूट्रल अप्रोच लेके आती है अपनी स्टडीज में। तो इसका जो पर्पस होता है वो मोरालिटी को समझना होता है, सही या गलत बताना नहीं होता। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है या जो भी बंदा पढ़ना चाह रहा है अलग अलग मोरालिटीज को, तो वो वहां पे अपनी खुद की पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल या पर्सनल ओपिनियंस नहीं लगाता कि ये सही है या ये गलत है। वो ना ही किसी बिलीफ को, किसी कस्टम को कंडेम करता है, ना ही किसी को प्रेज करता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। उनका काम क्या होता है? लाइक अ साइंटिस्ट, सिर्फ वो ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिविटी की तरफ डिस्क्रिप्टिव एथिक्स की जो कमिटमेंट है ना, यही इसको नॉर्मेटिव एथिक्स से अलग बनाती है। क्योंकि नॉर्मेटिव एथिक्स का मेन काम क्या है? इवैल्यूएट करना कि लोगों को क्या करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। जबकि डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का मेन काम है चीजों को समझना। सो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, रिकॉर्ड करेगा आपके मॉरल बिलीव्स को, उनको जज नहीं करेगा और ना ही अपनी खुद की वैल्यूज आपके ऊपर इम्पोज करता है, सही गलत बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट है या कोई पॉलिसी रिसर्चर है, वो मैरिज कस्टम्स को पढ़ना चाहता है अक्रॉस इंडिया। तो वो अपने फील्ड वर्क में जाके देखता है कि कुछ कम्युनिटीज जो हैं वो अरेंज्ड मैरिजेस को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करती है। कुछ जो हैं वो इंडिविजुअल्स को एनकरेज करती हैं कि वो अपना खुद का लाइफ पार्टनर चुने। और कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो दोनों सिस्टम्स को एक्सेप्ट करती हैं कि ठीक है भाई, अरेंज करवा देंगे, वो लव मैरिज कर लो, और तुमसे नहीं हो रही तो हम अरेंज करवा देंगे। तो रिसर्चर जो है वो अपनी पर्सनल, मतलब रिसर्चर की जो पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है उसको अरेंज्ड मैरिज ज्यादा पसंद हो सकता है उसको लव मैरिज ज्यादा पसंद हो, बट उसकी जो पर्सनल ओपिनियन है ना, वो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करती। ओके, क्योंकि ही इज बीइंग डिस्क्रिप्टिव, वो डिस्क्राइब कर रहा है। इंस्टेड रिसर्चर जो है वो ऑब्जेक्टिवली क्या पूछता है कि जो फैमिलीज अरेंज मैरिज को सपोर्ट करती हैं वो क्यों सपोर्ट करती हैं, कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिनको वो प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। और इन बिलीफ्स का, यानी कि अरेंज मैरिज अच्छी होती है अगर कोई मानता है और लव मैरिज खराब होती है, तो अर्बनाइजेशन बढ़ रही है तो उससे ये बिलीफ कैसे चेंज हो रहे हैं, यंगर जनरेशन के इनके बारे में क्या व्यूज हैं। तो उसकी फाइनल रिपोर्ट जो होगी वो इन मॉरल सिस्टम्स में जो डिफरेंस है उनको सिंपली एक्सप्लेन करेगी कि अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, दोनों सिस्टम है, इनके पीछे बिलीव्स क्या है और सोशल चेंजेस से क्या इनमें डिफरेंस आ रहा है, क्या इनमें चेंजेस आ रहे हैं। तो इट डज नॉट कंक्लूड कि भाई अरेंज मैरिज अच्छी है या लव मैरिज अच्छी है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सिर्फ उसको समझना, ना कि कोई मॉरल जजमेंट पास करना। तो ये है वैल्यू न्यूट्रलिटी। देन थर्ड है, इट स्टडीज एग्जिस्टिंग मोरालिटी, यानी कि व्हाट इज, नॉट व्हाट शुड बी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है वो मोरालिटी जिस तरह से सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है ना, सिर्फ उसको स्टडी करती है। ये इन्वेस्टिगेट करती है कि किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में, कम्युनिटी में, किसी ट्राइब में कौन से एग्जिस्टिंग बिलीफ्स हैं, कौन से कस्टम्स हैं, कौन सी ट्रेडिशंस वो लोग फॉलो करते हैं, कौन सी वैल्यूज हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, क्या वहाँ सोशल नॉर्म्स हैं, कैसे पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये फैक्ट्स पे फोकस करती है, ना कि मॉरल ऑब्लिगेशंस पे। देखो, कहीं पे भी ये ऐसे नहीं कह रहा कि क्या करना चाहिए, कौन से बिलीफ रखने चाहिए, कौन से नहीं रखने चाहिए। मान लो किसी सोसाइटी में ऐसा है कि वो गर्ल चाइल्ड को प्रेफर नहीं करते और एक सोसाइटी है वो गर्ल चाइल्ड को प्रेफर करती है। तो नॉर्मेटिव एथिक्स जो है वो आपको कहेगी कि ओके, वन इज राइट एंड वन इज रॉन्ग। बट जो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है वो उनको रिकॉर्ड कर लेगी कि ओके, इस रीजन में ये वाले लोग गर्ल चाइल्ड को प्रेफर नहीं करते, इस रीजन में ये वाले लोग गर्ल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं। दैट्स इट। अब फॉर एग्जाम्पल, टैक्स कंप्लायंस। मान लो 82% सिटीजन्स जो हैं वो मानते हैं कि टैक्स पे करना एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट उनमें से, मतलब टोटल में से सिर्फ 55% ही ऐसे हैं जो अपने रिटर्न्स टाइम पे भरते हैं। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स इवेजन को जस्टिफाई करते हैं क्योंकि वो क्या मानते हैं कि जो पब्लिक मनी है, जो टैक्स का पैसा है, वो वेस्ट ही होता है
और बाकी लोग जो हैं वो टैक्सेस को इवेड करते हैं। क्यों? कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स की वजह से। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है वो इन दोनों रियलिटीज को रिकॉर्ड करती है कि एक तरफ तो इतने सारे लोग कह रहे हैं कि भाई टैक्स पे करना चाहिए, टैक्स पे करना हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो उनका एक्चुअल बिहेवियर है कि वो टैक्स नहीं पे करते हैं। तो ये ऐसे नहीं कहेगा कि आपको टैक्स पे करना चाहिए। इंस्टेड ये बिलीफ और बिहेवियर के बीच में जो गैप एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ उसको एक्सप्लेन करेगा। और ये गैप अंडरस्टैंड करके गवर्नमेंट जो है, मान लो वो टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई कर सके, पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड कर सके, या फिर हो सकता है कि कुछ गवर्नमेंट सिस्टम्स ऐसे हों जो कि पनिशमेंट को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दें। देन फोर्थ है, इट इज कंपैरेटिव एंड एक्सप्लेनेटरी। क्या मतलब हुआ? कि ये डिफरेंट सोसाइटीज को कंपेयर करता है और कोशिश करता है एक्सप्लेन करने की कि अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग मॉरल बिलीफ्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं। तो रिसर्चर्स जो हैं वो कंपेयर करते हैं कल्चर्स को, रिलीजन्स को, जनरेशन्स को, सोशल क्लासेस को, हिस्टोरिकल पीरियड्स को, अलग अलग नेशन को। देन वो एनालाइज करते हैं कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन डिफरेंसेस के लिए। ओके, इंक्लूडिंग ये सब चीजें जो हमने ऊपर देखी। एग्जाम्पल, अब कैपिटल पनिशमेंट जैसा हमने देखा था, एक कंट्री कहता है कि हाँ भाई कैपिटल पनिशमेंट सही बात है, एक कहता है कि नहीं गलत बात है और हमने इसको अबॉलिश कर दिया है। और एक कंट्री सी है वो बीच में है, वो कहता है हम तो रेयरस्ट ऑफ द रेयर केसेस में देते हैं, नहीं तो नहीं देते। ओके, तो अब डिस्क्रिप्टिव एथिसिस्ट जो है वो ये पूछेगा कि ये सोसाइटीज अलग अलग कंक्लूजन्स पे क्यों पहुंची, ये मॉरल डाइवर्सिटी क्यों है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे मॉरल डाइवर्सिटी। तो ये मॉरल डाइवर्सिटी क्यों है, हिस्ट्री में कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने इन व्यूज को इन्फ्लुएंस किया है, यहाँ पे रिलीजन का क्या रोल है, यहाँ पे जो क्राइम है उसने कैसे पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया है। अब जहाँ पे ज्यादा बेकार क्राइम, बेकार मतलब ज्यादा हीनियस क्राइम ज्यादा होगा, मर्डर बहुत होते होंगे, रेप बहुत होते होंगे, उस सोसाइटी में लोग कहेंगे हाँ टांग दो इनको, क्यों पालना है। और जो पीसफुल सोसाइटी होंगी वहां पे लोग कहेंगे कि नहीं, ठीक है, जहाँ पे नॉर्मल क्राइम्स होते होंगे, हीनियस क्राइम्स बहुत कम होंगे, वहां पे लोग कहेंगे कि नहीं इसको रिफॉर्म करने की कोशिश करो। और किस तरह से, लास्ट फैक्टर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ने लीगल पॉलिसी को अफेक्ट किया है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो ये नहीं रहता कि कौन सा कंट्री, किस कंट्री की जो अप्रोच है वो अच्छी है और किसकी बुरी है। ऑब्जेक्टिव होता है कि ये जो मॉरल डिसएग्रीमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, कि एक तरफ एक कंट्री में तो लोग कह रहे हैं कि हाँ टांग दो, कैपिटल पनिशमेंट सही है, और एक कंट्री में लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई ये तो घोर पाप है, और एक में कह रहे हैं कि ठीक है भाई, ठीक ठीक लगा लो, इनको टांग लेंगे इनको नहीं टांगेंगे। तो ये मॉरल डिसएग्रीमेंट क्यों एग्जिस्ट करता है? डिस्क्रिप्टिव एथिक्स सिर्फ ये समझाने की कोशिश करती है, इस पे जजमेंट नहीं पास करने की कोशिश करती। तो कंपैरेटिव एंड एक्सप्लेनेटरी। देन फिफ्थ है, इट इज साइंटिफिक एंड इंटरडिसिप्लिनरी। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है ये मोरालिटी को साइंटिफिक मेथड से पढ़ती है, जिसको इसने बाकी सब्जेक्ट से बोरो किया है। और इस मेथड की वजह से, इस मेथडोलॉजी की वजह से डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है वो फिलोसॉफिकल तो है ही, एम्पेरिकल भी है। एम्पेरिकल हम ऊपर देख चुके हैं। अब इसमें कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या डिसिप्लिन्स हैं जो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में आते हैं? सोशियोलॉजी, क्योंकि ये सोशल नॉर्म्स को, वैल्यूज को, रोल्स को, ग्रुप बिहेवियर, इन सब को स्टडी करती है। साइकोलॉजी, क्योंकि ये किस तरह से मॉरल थिंकिंग डेवलप होती है, कैसे एटीट्यूड्स डेवलप होते हैं, कैसे लोग डिफरेंट जजमेंट्स पे आते हैं और क्या चीजें उनका बिहेवियर डिक्टेट करती हैं। इन बातों को ये समझने की, पढ़ने की कोशिश करता है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। देन एंथ्रोपोलॉजी, तो ये अलग अलग कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को, मॉरल बिलीफ्स को अक्रॉस कल्चर्स इट एग्जामिन्स। तो एंथ्रोपोलॉजी का भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। देन पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है वो लॉज को एनालाइज करता है, पॉलिसीज को एनालाइज करता है, इंस्टीट्यूशंस को और पॉलिटिकल वैल्यूज को एनालाइज करता है। दैट्स व्हाई पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। एंड बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, तो क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में ये भी देखते हैं कि जो रियल लोग हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, वो कैसे मॉरल और इकोनॉमिक चॉइसेस लेते हैं। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। साइंटिफिक नेचर क्यों है? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, जैसा हमने पहले भी देखा। ऑब्जर्वेशन के रिकॉर्ड करता है, देखता है रियल बिहेवियर को। ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि अपनी पर्सनल जजमेंट वहां पे नहीं देता कि ये ऐसे होना चाहिए, ये सही है या ये गलत है।
एविडेंस यानी कि ये डेटा पे रिलाई करता है, ना कि आर्मचेयर क्रिटिक की तरह अजम्पशंस पे। और वेरिफिकेशन, ये अपनी फाइंडिंग्स को वेरीफाई करता है, चेक करता है रिपीटेड स्टडीज से और क्रॉस कंपैरिजंस। तो इसमें कौन-कौन से मेथड यूज हो सकते हैं? सर्वे, इंटरव्यू, पार्टिसिपेंट, ये सब हम देख चुके हैं। और ये अप्रोच क्यों मैटर करती है इंटरडिसिप्लिनरी? बिकॉज मोरालिटी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। ओके, कोई एक सिंगल डिसिप्लिन इसको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो होती है ये एक फुलर, डीपर और मोर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉरल लाइफ प्रोवाइड करती है। ओके, इसका एग्जाम्पल देखो, स्वच्छ भारत अभियान। ओके, तो उसका मेन फोकस क्या था? कि खुले में हगना बंद करो। तो उसने इनिशियल अजम्पशन क्या थी कि जो ये खुले में शौच जाने की, ओपन डेफिकेशन की जो प्रॉब्लम है वो इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि लोगों के पास टॉयलेट्स नहीं है। सबसे पहली अजम्पशन यही थी। तो क्या किया गया इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए? हर घर में टॉयलेट बनवाने के लिए लाखों करोड़ों टॉयलेट्स बनवा दिए गए। फिर उसके बाद भी जब ओपन डेफिकेशन कम नहीं हो रहा था, तो जो रिसर्चर्स थे उन्होंने रिसर्च कंडक्ट की, हाउस होल्ड सर्वेज किए, फील्ड ऑब्जर्वेशन की, लोगों के इंटरव्यू लिए, बिहेवियरल स्टडीज की, सैनिटेशन ऑडिट्स किए। तो उन्होंने पाया कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पे टॉयलेट्स अवेलेबल हैं या बनवा दिए गए हैं और फिर भी लोग ओपन डेफिकेशन कर रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि खुले में हगना इज हेल्थियर, हेल्थ के लिए वो अच्छा होता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि घर में अगर टॉयलेट होगा तो उससे मतलब उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इट इज रिचुअली इम्प्योर। विमेन जो हैं वो टॉयलेट्स प्रेफर करती हैं प्राइवेसी के लिए, बट उनके पास घर में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती तो उनकी नहीं चलती। और बिहेवियर जो है वो सोशल नॉर्म से इन्फ्लुएंस रहता है, और क्योंकि बाहर खुले में जाने की जो हैबिट है वो लॉन्ग स्टैंडिंग है, तो इसको आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इथिक्स ने क्या अप्रोच लगाई? इन्होंने इन चीजों को जज नहीं किया कि आप अगर रिलीजियस व्यू आपकी ये है या फिर आपकी जो नॉर्मल व्यू है कि ये हेल्दी है या कुछ है, तो इन्होंने इसको जज नहीं किया, किसी को राइट या रॉन्ग नहीं बताया। इंस्टेड इन्होंने ये समझने की कोशिश की कि लोग ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, और फिर ये समझने के बाद पॉलिसी शिफ्ट आया इन एम्पिरिकल फाइंडिंग्स के बेस्ड पे। तो अब स्ट्रैटेजी जो है उसको सिर्फ कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट से हटाकर बिहेवियरल चेंज लाने पे फोकस किया गया। तो अब कम्युनिटी लेड अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई गई, स्कूल में सैनिटेशन प्रोग्राम्स चलाए गए, विलेज लेवल पार्टिसिपेशन, पब्लिक परसुएशन, वो नेमिंग एंड शेमिंग होता है कि खुले में कोई अगर जा रहा है तो उसकी फोटो खींच के गांव के बोर्ड पे लगा दी, सोशल इन्फ्लुएंस एंड बिहेवियर कम्युनिकेशन, ये सब चीजें की गई। तो ये क्या दिखाता है कि साइंटिफिक एंड एम्पेरिकल नेचर ऑफ डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, कि आपने सिर्फ ये अज्यूम नहीं की, आपने अज्यूम किया कि भाई इस वजह से होता होगा, बट जब वो काम नहीं किया तो स्टडीज कंडक्ट करके आपने समझा कि लोग किस तरह से सोचते हैं और बिहेव करते हैं, और उसके बाद पॉलिसी मेकर्स ने इफेक्टिव इंटरवेंशंस डिजाइन की। और ये जो बिहेवियरल अप्रोच थी ना, ये हमें स्वच्छ भारत मिशन मिशन में देखने को मिली, और ये सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन इसका देखने को मिला। देन नेक्स्ट है इसका जो कोर फीचर है, फाउंडेशन ऑफ एथिकल थियरी एंड पब्लिक पॉलिसी। क्या मतलब? अब डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है ना, ये फैक्चुअल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आपकी नॉर्मेटिव एथिक्स बिल्ड होती है, अप्लाइड एथिक्स बिल्ड होती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्ड होती है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और पब्लिक पॉलिसी, ये सब चीजें इस पे बिल्ड होती हैं। जैसे कि कोई भी मॉरल रिफॉर्म्स रिकमेंड करने से पहले गवर्नमेंट और फिलोसफर्स जो हैं उन्हें समझना होता है कि लोग एक्चुअली कैसे सोचते हैं या बिहेव करते हैं, और फिर उसके बाद वो एथिकल इंसाइट्स और मॉरल प्रिंसिपल्स जनरेट करते हैं। उनके बेसिस पे वो अपनी पॉलिसीज और सॉल्यूशंस डिजाइन करते हैं, और फिर एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस जो है वो इस सीक्वेंस पे डिपेंड करती है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, कोविड-19 वैक्सीनेशन। सो कोविड के टाइम पे वैक्सीन जो थी वो फ्रीली अवेलेबल थी लोगों को, उसके लिए पैसा नहीं लिया जा रहा था, बट फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वैक्सीनेशन नहीं ले रहे थे, उनको डर लग रहा था। तो अब ये अज्यूम करने की जगह कि लोग इररिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हैं, रिसर्चर्स ने पहले क्या किया, उन्होंने समझने की कोशिश की कि ये वैक्सीन हेजिटेंसी क्यों एग्जिस्ट करती है। तो उसके लिए उन्होंने हाउस होल्ड सर्वे किए, इंटरव्यूज किए, हेल्थ केयर वर्कर और सिटीजन्स के, फोकस ग्रुप डिस्कशंस की, फील्ड ऑब्जर्वेशन की, बिहेवियल स्टडी की, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये सब चीजें उन्होंने की। फिर उसमें उन्होंने पाया
कि कुछ लोगों को साइड इफेक्ट्स का डर लगता है। कुछ लोग मिस इन्फॉर्मेशन में बिलीव कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे फैल रही है। कुछ कम्युनिटीज जो हैं वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को ट्रस्ट नहीं करती और वो सोचते हैं कि भाई ये हमारा कुछ नुकसान करना चाहते हैं, भई हमको इम्पोर्टेंट बना देंगे या कुछ हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हैं। कुछ एरियाज़ में रूमर्स या लोकल बिलीफ्स थे जो वैक्सीनेशन नहीं होने दे रहे थे और लोगों के डिसीजन जो हैं वो फैमिली मेंबर्स, नेबर्स, कम्युनिटी लीडर्स इनसे भी इन्फ्लुएंस हो रहे थे कि क्या उन्होंने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई। तो अब यहाँ पे रिसर्चर्स ने क्या किया, अलग-अलग जो डिसिप्लिन्स के रिसर्चर्स थे, उनने इन फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन किया। साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि भाई फियर, ट्रस्ट और रिस्क परसेप्शन है। सोशियोलॉजिस्ट ने कहा कि फैमिली, पीयर्स और सोशल नॉर्म्स का यहाँ पे इन्फ्लुएंस है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बताया किस तरह कस्टम्स, कम्युनिटी बिलीफ्स जो हैं वो वैक्सीनेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट्स ने बताया कि गवर्नमेंट कम्युनिकेशन, पब्लिक ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी इनका यहाँ पे क्या रोल है। और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स वालों ने बताया कि किस तरह से आप इंसेंटिव्स देके लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, वैक्सीनेशन एनकरेज कर सकते हो। इनके बेसिस पे पॉलिसी बनाई गई, इन एम्पिरिकल फाइंडिंग्स के बेसिस पे। और पॉलिसी मेकर्स जो है दे डिड नॉट सोली रिलाई ऑन लीगल ऑर्डर्स, इंस्टेड दे इंट्रोड्यूस्ड अवेयरनेस कैंपेन्स, ट्रस्टेड लोकल इन्फ्लुएंसर्स, रिलीजियस एंड कम्युनिटी लीडर्स, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, बिहेवियरल नजेस। और जिन एरियाज में वैक्सीन हेजिटेंसी ज्यादा थी वहां पे टारगेटेड आउटरीच की गई। तो आउटकम क्या हुआ? ये समझ के कि लोग किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, गवर्नमेंट वाज एबल टू बिल्ड ट्रस्ट, रिमूव बैरियर्स एंड इंक्रीज वैक्सीनेशन रेट्स थ्रू एविडेंस बेस्ड एंड पीपल सेंट्रिक इंटरवेंशंस। ओके, तो ये एग्जांपल जो है ये हमें शो करता है कि किस तरह डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है वो एक फैक्चुअल फाउंडेशन प्रोवाइड करती है एथिकल थियरी और पब्लिक पॉलिसी की। यहाँ पे कि पहले आप चीजों को समझो और फिर उसके बेसिस पे पॉलिसी बनाओ। सो इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट उसको बैन कर दे तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी प्लीज ज्वाइन कर लो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां डीएम कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। सो यू आर वाचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य, माय नेम इज रावण सिंह। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।